बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप लोगों को लॉ गेट के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि आपने स्पेसिफिकली किस किस तरह से लॉ गेट की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास 3 चांसेस होते हैं। जैसे कल भी बताया था, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि मैडम कितनी अटैम्प्ट्स होती हैं और किस तरह से इसके वैलिडिटी के बारे में बताएं। तो 3 अटैम्प्ट्स हैं। आपके पास चांसेस है कि आप एक साल में 3 अटैम्प्ट्स हैं, भले आप एक साल में तीनों दे लें, भले आप एक साल के बाद दे दें, जैसे भी है। और मिनिमम जो है 6 मंथ की इंटर्नशिप चाहिए हुई होती है आपको किसी भी ऐसे लॉयर के साथ जिसका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, कि उसके पास 10 ईयर एक्सपीरियंस है, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का मिला के कह लें या जैसे भी। तो वो अब आपने साथ इंटर्नशिप की है, 6 मंथ के बाद आपने लॉ गेट भी पास कर लिया विद इन दिस ड्यूरेशन, या कह लें उसके बाद जब भी, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स जो है वो होने चाहिए। फिर आप लॉ गेट जो है पास करते हैं। फिर आप जो है पंजाब बार काउंसिल में, अगर आप पंजाब से हैं, अगर जिस भी आप प्रोविंस से उसी बार काउंसिल में आप अप्लाई करेंगे तो जो है उसकी जो भी फ़ी होगी एज़ पर शेड्यूल आप पे करेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद 2 ईयर्स आपकी सिविल प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन आप हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं जी हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका 10% जो आपके पूरे जो MCQs हैं, लेट्स सपोज अगर 100 MCQs हैं तो उसमें से जो उसका 10% है, यानी कि जो उसके 10 क्वेश्चंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में से आएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इसमें जो उन्होंने बुक रिकमेंड की है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। इसको आप गाइडलाइन लेने के लिए इसको जो है गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है जी। फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 8 से लेके 24 तक हैं, कि क्या क्या एक इनसे जो पाकिस्तान में रह रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं वो आपने देखने हैं। फिर आपने पार्लियामेंट देखना है जो आर्टिकल 50 to 89 है, यानी कि पार्लियामेंट क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, इलेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। देन आपने देखना है द जुडिकेचर, यानी कि जुडिशरी क्या है, वो आर्टिकल 175 से लेके 272 तक है। ये चीज़ें आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में देखनी है, जिसके 10% मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देन आ जाएगा जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में हमारे पास इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में आपने देखना है जूरिस्प्रूडेंस बाय द सर जॉन सामेंट। ये उन्होंने बुक्स रिकमेंड की हैं, आप आपकी अपनी मर्जी, आप इन्हीं को गो थ्रू करते हैं या आपके पास कोई और अच्छा मटेरियल अवेलेबल है तो आप उसको पढ़ लें। कोई ऐसी वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। उसके बाद इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें भी द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय अब्दुल रहीम। द होल बुक इज़ इंक्लूडेड एक्सेप्ट इनहेरिटेंस का पोर्शन छोड़ के उस बुक में जो भी चीज़ें हैं उसमें से वो आपको MCQs देगा। उसके बाद आ जाएगा जी आपका सिविल लॉ। ये जूरिस्प्रूडेंस का भी 10% होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का 10% होगा, जूरिस्प्रूडेंस का 10% होगा। देन आ जाता है जी सिविल लॉ आपका, जिसमें CPC है। CPC भी स्पेसिफिकली उसने सेक्शन बता दिए, ऑर्डर्स बता दिए कि आपने ये प्रिपेयर करने हैं लॉ गेट के लिए। तो सेक्शन में सेक्शन 9 से 12 है, 15 से 20 है, 47 है, उसके बाद जी 75 है, 96 है, 104 है, 115 है, 151 है। देन ऑर्डर में ऑर्डर 1 है, फिर देन 6 to 9 है, फिर 39 है, 41 एंड 43 ऑर्डर जो हैं उसमें से आपको ये जो है वो लॉ गेट के MCQs आएंगे। और MCQs ही होते हैं लॉ गेट में, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपने उसमें से एक आंसर जो है वो पिकअप करना है। इसका 20% है, यानी कि 20 अगर 100 MCQs है तो उसमें से 20 जो है वो सिविल लॉ का जो मैंने पोर्शन, जो मैंने आपको CPC के सेक्शन और वो मैंने जो ऑर्डर्स बताए हैं वो उसमें से देगा। और इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगी कि इन सेक्शन और ऑर्डर्स को जो है वो देखूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें इन सेक्शन और इन ऑर्डर्स में डिफ़ाइन की गई हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका क्रिमिनल लॉ, जिसमें PPC जो और उसके बाद CRPC है। जो PPC है और PPC और CRPC इसमें से भी 20% MCQs जो हैं वो आपको आएंगे, यानी 100 में से 20 MCQs जो हैं वो आपको PPC में से और CRPC में आएंगे। PPC जो LLB पार्ट 3 वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने पार्ट 2 में पढ़ा होगा, और क्या उसे कहते हैं CRPC है उन्होंने पार्ट 3 में पढ़ा होगा। जो PPC है वो
सब्सटेंटिव लॉ है, यानी उसमें चीज़ों को बताया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। जो CRPC है वो उन्हीं चीज़ों, प्रोसीजरल है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया कि आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अच्छा जी, अब PPC में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 2 है, जिसमें जनरल डेफिनेशंस आ जाती हैं। चैप्टर 16 है, उसमें ऑफेंसेस हैं अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हर्ट हो गया या मर्डर हो गए, जो भी और ऑफेंसेस है जनरल बॉडी जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, वो चैप्टर 16 में है। देन चैप्टर 16A है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उसके बाद चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद CRPC आ गया जी। चैप्टर 1 डेफिनेशंस होंगी उसमें। चैप्टर 5 अरेस्ट है, स्केप है और रीटेकिंग है। चैप्टर 7 है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डिस्कवरी ऑफ पर्सनस रॉन्गफुली कन्फाइंड। जो चैप्टर 7 में जो चीज़ें हैं आपने उसको देखनी है। देन चैप्टर 8 आ जाता है जी, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इसके ये सारी चीज़ें जस्ट मैं आपको भी लिस्ट करवा रही हूँ या बता रही हूँ। इंशाल्लाह कल से एक सब्जेक्ट हम लेंगे, उसके बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सिविल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देन मैं आपको इन डिटेल बताऊँगी कि आपने किस तरह से इनके जो नोट्स वगैरह बनाने हैं या आपने इसको कैसे पढ़ना है। अच्छा जी, चैप्टर 10 आ गया आगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। उसके बाद चैप्टर 11 है टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। चैप्टर 14 है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट FIR। चैप्टर 16 कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। चैप्टर 17 है द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। चैप्टर 31 अपील है, अपील किस तरह की होती है, कौन अपील कर सकता है, अपील का फॉर्म क्या है, किन केसेस में अपील अलाउ है, किन केसेस में अपील अलाउ नहीं है। उसके बाद चैप्टर 39 है बेल है, यानी कि बेल किस तरह की होती है और बेल को अवेल कौन कर सकता है, कितने उसके काइंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल पढ़नी है। इसके भी 20% मैंने आपको पहले भी बताया है। देन आ गया जी लॉ ऑफ एविडेंस। अब लॉ ऑफ एविडेंस जो है आपने एज ए होल पढ़ना है, उसमें कोई स्पेसिफिक उन्होंने और जो है वो सेक्शन या आर्टिकल नहीं बताया, उसमें आर्टिकल्स हैं वैसे तो कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया, आपने उसको एज ए होल पढ़ना है। 20% यानी कि 20 सवाल जो है आपके लॉ ऑफ एविडेंस में आएंगे। इंटरनेशनल लॉ में आपने पब्लिक लॉ के बारे में पढ़ना है और उसमें से 10% जो है वो आपके MCQs हैं, यानी 100 में से 10 क्वेश्चन अगर हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ के पोर्शन में पब्लिक लॉ के रिलेटेड आपको आएंगे। उसमें उन्होंने बुक रिकमेंड की है जी इंटरनेशनल लॉ बाय मार्टिन डिक्सन। आगे है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि जो लीगल एथिक्स हम पढ़ते हैं पार्ट 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट 3 में पढ़ते हैं, 3 इयर्स वाले स्टूडेंट। तो वो जो लीगल एथिक्स हैं वही एक्चुअली प्रोफेशनल एथिक्स हैं, यानी कि एक एडवोकेट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके भी उन्होंने 10% है, तो इस तरह से टोटल ये बन जाते हैं 100%। तो इस तरह से आपने अपना जो है ये इसको प्रिपेयर करना है। और जो इसके पासिंग मार्क्स हैं वो 50% है, यानी अगर एक बंदा 100 में से 50% गेन करेगा तो वही एलिजिबल है अब लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज़ उसको नेक्स्ट अटैम्प्ट दोबारा देनी पड़ेगी। तो जाते जाते आखिर एक छोटी सी बात कि अपना ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, यही ज़िंदगी है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।